चलिए तो पढ़ा फिर हम, हाँ या ना? चलिए पढ़े। ओके देखो कल हम बात कर रहे थे सेल वैल्यू। देखो अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछ जाते कि सेल की खोज कब की गई थी ईयर, तो है ना 1665 के अंदर, 1665 के अंदर सेल की खोज की गई थी, याद रखना। ठीक है, सेल डिस्कवर्ड बाई, सेल की जो खोज है ना, सेल की खोज कब की गई थी? 1665 में ना, रॉबर्ट हुक के द्वारा। ठीक है, देन इसके बाद अगर लिविंग सेल पूछा जाए तो, कि लिविंग सेल की डिस्कवरी है ना, लिविंग सेल की डिस्कवरी, तो आंसर है 1675 के अंदर। ठीक है, लिविंग सेल की डिस्कवरी कब की गई थी? 1675 के अंदर। ठीक है ना, लिविंग सेल की डिस्कवरी कब की गई थी? तो आंसर है 1675 के अंदर लिविंग सेल की डिस्कवरी की गई थी। क्लियर है? लिविंग सेल की डिस्कवरी कब की गई थी? 1675 में, ये लिख लेना। आज हम बात करने, ठीक है, आज हम बात करने वाले ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है। जैसे हिंदी में कहते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका, हिंदी में क्या कहते हैं इसे हम? ठीक है, अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है? अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या होती है? देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है, एक है ना, एक क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर, ठीक है, न्यूक्लियस के चारों ओर एक फैली हुई संरचना होती है। आप देख रहे होंगे कि केंद्रक के चारों, न्यूक्लियस के चारों ओर एक फैली हुई संरचना होती है, जो कि सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल से मिलकर बनती है। किसके से? जो सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल से मिलकर बनती है। इस प्रकार से न्यूक्लियस के अराउंड में आपको क्या मिलेगी? इस प्रकार से आपको एक कह सकते हैं जालीदार, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक जालीदार है ना स्ट्रक्चर, रेटिकुलर स्ट्रक्चर मिलता है, जो केंद्रक के चारों ओर क्या होता है? फैला हुआ होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। क्लियर है? तो इसे क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्लियर है? अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखो लेके ना, कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल। अगर आप यूकैरियोटिक सेल देखोगे तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर है ना, ये सिर्फ आपको कहाँ मिलेगी बताओ? यूकैरियोटिक सेल में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको कहाँ नजर आएगी? यूकैरियोटिक सेल के अंदर, है ना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल रिवील्स द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क, रिवील्स द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। लिखा है कि भाई क्या होता है, एक रेटिकुलर जाली का बस संरचनाएं होती है। ठीक है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के चारों ओर। ठीक है, स्क्रेटेड इन द साइटोप्लाज्म, जो कि कोशिका द्रव में फैला हुआ होता है। स्क्रेटेड इन साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव में फैला हुआ होता है, जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे हम ईआर कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर इस प्रकार से आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर है इस प्रकार से, है ना, ऐसे न्यूक्लियस के चारों ओर इस प्रकार से साइटोप्लाज्म के अंदर फैला रहता है, जैसे हम ईआर कहते हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भाई इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, इसके 3 अंग होते हैं, 3 भाग होते हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? 3 कंपोनेंट, सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स, है ना। सिस्टर्नी क्या होता है? दीज आर द लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग फ्लैटेड एंड अनब्रांच्ड यूनिट। इस प्रकार से, है ना, लंबी लंबी आपको मिलेंगी, लॉन्ग है, फ्लैटेड है और अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर, है ना। ट्यूब्यूल से जो, सॉरी, सिस्टर्नी लंबी लंबी होती है, लंबी शाखाएं। ठीक है, दीज आर द फ्लैटेड, लॉन्ग फ्लैटेड अनब्रांच्ड अरेंज इन द स्टेक्स, एक के बाद एक के ऊपर, जो अपन ने पढ़ा है ना अभी डायग्राम के अंदर, आपने देखा होगा, ये एक ऊपर एक इस प्रकार से यार आप अरेंज दिख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि ये वाला, ये एक सिस्टर्नी, दूसरा सिस्टर्नी, तीसरा सिस्टर्नी, ये है ना लॉन्ग, है ना ये वाला। ठीक है, चलिए, तो लॉन्ग फ्लैटेड, है ना, लॉन्ग फ्लैटेड अनब्रांच्ड यूनिट अरेंज इन द स्टेक्स। स्टेक्स का मतलब होता है एक के ऊपर एक रखे रहते हैं, ढेर के रूप में अरेंज रहते हैं। वेसिकल्स आपको छोटी छोटी ऐसे मिलेंगी, वेसिकल्स, है ना ये। दीज आर द ओवल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, है ना, ऐसे गोलाकार संरचना होती है। ओवल मतलब होता है अंडाकार, ठीक है ना। दीज आर द ओवल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, क्या होती है? ये जो स्ट्रक्चर होता है ओवल, ठीक है ना, कैसा अंडाकार स्ट्रक्चर होता है, अंडाकार समझ रहे होंगे, ओवल स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है? जो कि, है ना। और तीसरा कंपोनेंट होता है ट्यूब्यूल्स, ये लंबी लंबी है, इरेगुलर, ऑफन ब्रांच्ड, कभी कभी ब्रांच्ड होती है, और बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन्स। ट्यूब्यूल्स आर फ्री और एसोसिएट, ट्यूब्यूल्स क्या या तो फ्री होती है, एसोसिएट होती है विद द सिस्टर्नी। आप डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, आपको मैं एक बार और डायग्राम दिखा देता हूँ। ये है ट्यूब्यूल्स, आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये, ठीक है, ये क्या है? ट्यूब्यूल्स, आप समझ सकते हैं, एक प्रकार से ट्यूब्यूल्स होती हैं। ट्यूब्यूल से जो होती हैं, क्या होती है? लंबी लंबी, ठीक है, लॉन्ग ऐसी होती हैं, ब्रांच हो सकती हैं, कभी भी मेम्ब्रेन होती हैं। ट्यूब्यूल्स कभी फ्री भी होती है, कभी कभी सिस्टर्नी से अटैच भी होती हैं। तो ईआर के 3 कंपोनेंट होते हैं, सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। ये आर द 3 कंपोनेंट ऑफ ईआर। कितने कंपोनेंट होते हैं? 3 कंपोनेंट, सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स आर द 3 कंपोनेंट ऑफ ईआर।
चलिए आगे बात करते हैं। अब ईआर जो होती है भाई 2 टाइप की होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज 2 टाइप। कितने प्रकार की? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार की होती है। पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है फर्स्ट नंबर का, इसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। दूसरा नंबर का जो होता है उसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। 2 टाइप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। फर्स्ट इज कौन सा होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकेंड होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम रफ क्यों कहते हैं? ठीक है, इसे हम रफ क्यों कहते हैं? तो क्योंकि इसकी सरफेस पर राइबोसोम अटैच होते हैं, इसलिए इसका स्ट्रक्चर रफ है। भाई इसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी सरफेस पर क्या होता है? रफ, मतलब दाने के समान राइबोसोम अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ राइबोफोरेन प्रोटीन। ठीक है, इसकी सिस्टर्नी की सतह पर 80S प्रकार के राइबोसोम अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ राइबोफोरेन प्रोटीन। इसलिए इसकी संरचना कैसे होती है? खुरदरी, रफ स्ट्रक्चर हो जाता है। क्या बात समझ में आ रही है आपको? क्या लिखा है कि 80S राइबोसोम वाइंड बाय देयर लार्जर सब यूनिट विद द हेल्प ऑफ द 2 ग्लाइकोप्रोटीन राइबोफोरेन 1 एंड राइबोफोरेन 2। ठीक है, जो राइबोसोम की बड़ी यूनिट होती है वो आकर यहाँ जुड़ जाती है विद द हेल्प ऑफ, है ना, तो इसे इसकी जो सरफेस जो आती है रफ हो जाती है, इसलिए इसे रफ। यहाँ पर 80S राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। यहाँ पर 80S प्रकार के जो राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम्स है ना, क्या होते हैं? एब्सेंट। अगर राइबोसोम एब्सेंट होंगे तो राइबोफोरेन प्रोटीन भी क्या होगी? एब्सेंट होगी। राइबोफोरेन प्रोटीन भी क्या होगी? एब्सेंट होगी। ठीक है, यहाँ पर सिस्टर्नी ज़्यादा होते हैं, याद रखना। रफ ईआर के अंदर क्या होते हैं? सिस्टर्नी, मेनली कंपोज्ड ऑफ सिस्टर्नी। क्या ज़्यादा होता है? सिस्टर्नी ज़्यादा होती है। ठीक है, क्या ज़्यादा होता है यहाँ पर? तो आंसर है यहाँ पर, याद रखना, मेनली कंपोज ऑफ सिस्टर्नी। यहाँ पर सिस्टर्नी ज़्यादा होता है। यहाँ पर क्या होता है? ट्यूब्यूल्स। ठीक है, मेनली कंपोज्ड ऑफ ट्यूब्यूल्स। यहाँ पर ट्यूब्यूल्स ज़्यादा होती हैं, यहाँ पर सिस्टर्नी, यहाँ पर ट्यूब्यूल्स। चलिए आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अबंडेंटली अकर्स इन सेल विच आर एक्टिवली अरेंज इन द प्रोटीन सिंथेसिस एंड सीक्रेशन। मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन सेलों के अंदर ज़्यादा पाई जाती है जो सेल्स प्रोटीन सिंथेसिस में ज़्यादा एक्टिव होती है। मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। आप याद रखना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है भाई प्रोटीन सिंथेसिस। क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन सेल के अंदर ज़्यादा होती है जो सेल्स हाईली, है ना, इन्वॉल्व होती है प्रोटीन सिंथेसिस सीक्रेशन के अंदर। तो याद रखना, क्यों? क्योंकि आपको मालूम है राइबोसोम है कि नहीं, राइबोसोम का काम ही क्या होता है? प्रोटीन फैक्ट्री। याद करो, मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि राइबोसोम की सरफेस पर ही प्रोटीन सिंथेसिस होता है, या सुनो, बताया था मैंने कि राइबोसोम की सरफेस पर ही प्रोटीन सिंथेसिस होता है, हाँ या ना? बिल्कुल होता है। तो भाई ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होंगी। ये जो होती है लिपिड सिंथेसिस और ग्लाइकोजन, है ना, अबंडेंटली अकर्स इन सेल, ठीक है, कनेक्टेड विद ग्लाइकोजन एंड लिपिड्स मेटाबॉलिज्म। ये जो सेल्स होती हैं ग्लाइकोजन और लिपिड मेटाबॉलिज्म में क्या होती है? इन्वॉल्व। ये जो सेल्स होती हैं ग्लाइकोजन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या होती है? इन्वॉल्व होती हैं। क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं, लीवर है, पैंक्रियाज है, गोब्लेट, इनके सेल के अंदर आपको रफ ज़्यादा मिलेगी। एडिपोज टिश्यू जो लिपिड और फैट से ज़्यादा रिलेटेड होते हैं, एडिपोज टिश्यू, इंटरस्टिशियल सेल, मसल्स, उनके अंदर आपको स्मूथ ज़्यादा मिलेगी। क्या बात समझ में आ गई आपको? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको समझ आ गया है? क्लियरली बताइए कि क्या है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? ठीक है, क्लियर है? बताइए, रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या फंक्शन है देखो। अब यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, क्या क्या फंक्शन है? भाई मैकेनिकल सपोर्ट देता है सेल को, है ना, याद रखना, कोशिका को मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करता है। इंट्रासेलुलर एक्सचेंज का काम करता है, कोशिका के अंदर एक जगह से कोई चीज़ अगर दूसरी जगह जाना है तो इसकी, है ना, चली जाती है, इंट्रासेलुलर एक्सचेंज हो गया। प्रोटीन सिंथेसिस है, लिपिड सिंथेसिस है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म है जो कोश की उपापचय होता है। ठीक है, कोश की उपापचय सेलुलर मेटाबॉलिज्म है। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम है। ठीक है, याद रखना, लाइसोसोम के निर्माण में हेल्प करता है ना। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, एट द एंड ऑफ सेल डिवीजन आप कह सकते हो। सेल डिवीजन के एंड में, है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस बनाता है जब सेल डिवीजन खत्म हो रहा होता है उस समय, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाना। डिटॉक्सिफिकेशन, जो भी भाई हम, है ना, अगर टॉक्सिक्स
जैसे हम ड्रग्स वगैरह लेते हैं, ड्रग्स कहने का मतलब है हीरोइन कोकेन नहीं, ड्रग्स का मतलब हम कोई दवाइयाँ खाते हैं सर दर्द की और कोई भी मेडिसिन जो लेते हैं वो एक प्रकार के टॉक्सिक होते हैं उसका। तो डिटॉक्सीफाई करना, तो ये सारे प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, मैकेनिकल सपोर्ट है, इंट्रासेल्युलर एक्सचेंज है, ये सारे काम करता है लाइसोसोम के फॉर्मेशन में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के है ना फॉर्मेशन में, इन सब में कोई किसका फंक्शन होता है, ईआर का। ठीक है, ईआर इसके अंदर हेल्प करती है। चलिए आगे बात करें अब। ठीक है, अगला है अब ईआर के बाद दूसरा है जिसे कहते हैं हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी। क्या कहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी। क्या कहते हैं इसे हम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी। क्लियर है, क्या कहते हैं भाई इसे हम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, इसे हम कहते हैं गोल्जी बॉडी। ठीक है, अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी क्या होता है भाई समझना, ये भी इसी की तरह होता है ईआर की तरह। ठीक है, कैमलियो गोल्जी नाम का साइंटिस्ट था जिसने है ना उल्लू आउल की नर्व है ना तंत्रिका कोशिका में, नर्व सिस्टम के अंदर, भाई नर्वस सिस्टम या नर्व सेल के अंदर है ना, कैमलियो गोल्जी ने 19 है ना कब 1898 के अंदर इसकी खोज की। ये एक है ना क्या होता है, ऑब्जर्व डेंसली स्टैंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर, ऐसे कुछ घना ऐसे दूर से देखना। डेंसली स्ट्रक्चर का मतलब होता है कोई घनाकार संरचना, जैसे दूर से ऐसे डार्क स्ट्रक्चर अपने को दिख रहा है, रेटिकुलर स्ट्रक्चर जो कि नियर द न्यूक्लियस। ठीक है, और किस में की गई थी, तो आंसर है नर्व सेल ऑफ द आउल, उल्लू की तंत्रिका कोशिका के अंदर इसकी डिस्कवरी की गई थी। ठीक है, कैमली गोल्जी। ठीक है, दिस वाज लेटर नेम्ड गोल्जी बॉडी आफ्टर हिम। ठीक है, बाद में इसको इसका नाम दिया गोल्जी बॉडी। प्लांट के अंदर जो गोल्जी बॉडी होती है याद रखना उनको हम डिक्टियोसोम कहते हैं। प्लांट गोल्जी बॉडी को हम क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम। याद रखना, क्या याद रखोगे, प्लांट गोल्जी बॉडी को हम क्या कहते हैं, प्लांट गोल्जी बॉडी इज कॉल्ड डिक्टियोसोम। क्या कहते हैं हम उसे, डिक्टियोसोम कहते हैं। बात समझ में आ रही है, प्लांट गोल्जी बॉडी को हम क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं। और ऐसे गोल्जी बॉडी जिनमें लिपिड ज़्यादा होता है, ऐसे गोल्जी बॉडी जिनमें लिपिड ज़्यादा होता है उन्हें हम लिपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। ठीक है, रिच इन लिपिड, ऐसी गोल्जी बॉडी जिनमें लिपिड की मात्रा ज़्यादा होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं, लिपोकॉन्ड्रिया। क्या बात समझ में आ रही है, उन्हें हम क्या कहते हैं, लिपोकॉन्ड्रिया कहते हैं। क्लियर है, क्या कहते हैं उन्हें हम, लिपोकॉन्ड्रिया कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक बताओ, अरे यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब इसके भी 3 कंपोनेंट होते हैं गोल्जी बॉडी की, सिस्टर्नी, वेसिकल, ट्यूब्यूल्स। लेकिन इसकी सिस्टर्नी इंपॉर्टेंट है ना, इसकी सिस्टर्नी, स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी। ठीक है, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज मेड ऑफ द 3 पार्ट, वही सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल, ईआर की तरह सेम टू सेम। जैसे ईआर होता है सिस्टर्नी, ठीक है, वेसिकल्स, ठीक है, वेसिकल्स और अपना ट्यूबुलर है, ट्यूब्यूल्स, ये तीनों से। तो सिस्टर्नी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखो सिस्टर्नी की 2 सरफेस होती है यहाँ पर, कॉन्वेक्स सरफेस होती है ऑफ सिस्टर्नी विच टुवर्ड्स द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस इज कॉल्ड फॉर्मिंग या सिस फेज। देखो क्या है समझना, आप डायग्राम देखना। देखो जो सिस्टर्नी आपको नजर आ रही है, ठीक है, सिस्टर्नी आपको नजर आ रही है, इधर देखो क्या कि सिस्टर्नी, ये देख आपको दिख रही होगी सिस्टर्नी, है ना, कि भाई सिस्टर्नी की जो सरफेस, क्या कह रहा है ये कि सिस्टर्नी का जो सरफेस, जो न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। तो जो सरफेस कहाँ होती है, न्यूक्लियस की तरफ, जो सरफेस क्या होती है, न्यूक्लियस की तरफ होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कॉन्वेक्स, क्या कहते हैं भाई, उसे कॉन्वेक्स या सिस या फॉर्मिंग फेस कहते हैं। इसका कहना है कि जो सतह है, जो सरफेस सिस्टर्नी की टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, जो सतह कहाँ होगी, न्यूक्लियस की तरफ, ये अगर न्यूक्लियस, तो जो सतह न्यूक्लियस की तरफ होगी उसे हम कहेंगे सिस फेज, या फिर क्या कहेंगे इसे हम, कॉन्वेक्स। क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स, या फिर क्या कहेंगे, फॉर्मिंग फेस। क्या कहेंगे इसे हम, फॉर्मिंग फेस। क्लियर है, क्या कहेंगे, फॉर्मिंग फेस, सिस फेज, कॉन्वेक्स या फॉर्मिंग फेस कहते हैं। ठीक है, और जो सरफेस, ठीक है, टुवर्ड्स द साइड है ना भाई, सेल है ये पूरी, तो जो सेल मेम्ब्रेन की तरफ होगी, जो सरफेस सेल मेम्ब्रेन की तरफ होती है इस तरफ, ठीक है, टुवर्ड द न्यू, है ना, कहाँ, सेल मेम्ब्रेन की तरफ होगी, उसे बोलते हैं हम कॉनकेव। क्या बोलते हैं उसे हम, कॉनकेव सरफेस। ठीक है, बात समझ में आ रही, कॉनकेव का मतलब गोल्जी बॉडी की सिस्टर्नी की वो सरफेस जो कोशिका झिल्ली की तरफ होती, सेल मेम्ब्रेन की तरफ होती है, उसे क्या बोलते हैं हम, कॉनकेव सरफेस कहते हैं। ठीक है, या फिर हम ट्रांसफेज या फिर मैच्योरिंग फेज भी कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो 2 फेज होती है सिस्टर्नी की, कौन कौन सी, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स किसे कहते हैं और कॉनकेव, तो जो है ना कॉन्वेक्स वो होती है जो इस तरफ होती है न्यूक्लियस की तरफ, और कॉनकेव वो होती है जो आउटर, ये वाली देख सकते हैं आप यहाँ पर लिखा है ट्रांसफेज,
या फिर कॉनकेव, है ना, या फिर मैच्योरिंग फेज। बात समझ में आ गई भाई। और ये सिस फेज या है ना कॉन्वेक्स फेज। क्लियर है। चलिए, तो दूसरा स्ट्रक्चर सिस्टर नहीं होती, वेसिकल्स, वो तो वैसे सेम होती, सिस्टर नहीं है, वेसिकल्स से ट्यूब्यूल्स वो तो सेम वैसे ही है। सिस्टर नहीं के बाद दूसरा क्या होता है, वेसिकल्स होते हैं, ट्यूब्यूल्स होते हैं, वही 3 कंपोनेंट होते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट क्या था, सिस्टर्नी। बात समझ में, सिस्टर्नी के बाद सेकंड ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स। चलिए, अब फंक्शन क्या है भाई, है ना, फंक्शन ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के फंक्शन क्या है, ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के फंक्शन क्या है, ठीक है ना, किसके फंक्शन बताना अपने को कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स के फंक्शन क्या है। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के फंक्शन देखें अब, देखो तो फंक्शन ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ना, तो सबसे पहला फंक्शन होता है पैकेजिंग एंड सीक्रेशन। सबसे पहला फंक्शन क्या होता है, पैकेजिंग एंड सीक्रेशन। बात समझना, पैकेजिंग एंड सीक्रेशन मतलब जो भी मटेरियल आता है उसको पैक करने सेल के अंदर, सेल से बाहर निकाल देना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, याद रखना, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, पैकेजिंग एंड सीक्रेशन। ठीक है, चीफ फंक्शन ऑफ द गोल्जी बॉडी सीक्रेशन एक्सपोर्ट ऑफ द मैक्रो मोलिक्यूल। ठीक है, जो भी मोलिक्यूल्स होते हैं सेल से बड़े बड़े उनको बाहर भेजना, तो पैक करना, वेसिकल्स के अंदर पैक कर लेता है, और जो अपनी ट्रांस फेज होती है मैच्योरिंग फेज उससे बाहर निकाल देता है। सिस फेज से अपनी अंदर लेगा, सिस्टर्नी से मैच्योरिंग फेज से बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो पैकेजिंग एंड सीक्रेशन इसे कहते हैं डायरेक्टर। ठीक है, डायरेक्टर ऑफ द मैक्रो मोलिकुलर ट्रैफिक इन सेल या मिडिल मैन ऑफ सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, डायरेक्टर ऑफ द मैक्रो मोलिकुलर ट्रैफिक इन सेल या मिडिल मैन ऑफ सेल इसे हम कहते हैं। ठीक है, दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम के निर्माण में भी हेल्प करता है, जैसे ईआर करती है। सिंथेसिस ऑफ, है ना, सेल वॉल मटेरियल के, है ना, सेल वॉल बनाने में समय ये हेल्प करता है, मिडिल लेमिना बनाने में। सेल प्लेट बनाता है मिडिल लेमिना। कोशिका पट्टी जब बनती है, सेल डिवीजन जब होता है ना, तो सेल के एंड में जब साइटोकाइनेसिस होता है, तो साइटोकाइनेसिस प्लांट में किससे होता है, सेल प्लेट फॉर्मेशन से। प्लांट में साइटोकाइनेसिस किससे होता है, सेल प्लेट फॉर्मेशन से होता है, उसमें हेल्प करता है। फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो शुक्राणु नहीं होता, शुक्राणु, शुक्राणु में आगे जो हेड पार्टिकल होता है, शुक्राणु ऐसे होता है कुछ, है ना, आपने देखा होगा, हेड होता है आगे, ठीक है, ऐसे ऐसे, है ना, तो ये हेड पार्टिकल होता है ना, यहाँ होता है एक्रोसोम। तो एक्रोसोम जो होता है ना, एक्रोसोम, शुक्राणु में जो हेड होता है उसको एक्रोसोम, क्योंकि एक्रोसोम है ना क्या करता है, जब ओवम जो होता है ना, ओवम, ओवम की सेल को डिसोल्व की काम यही करता है। एक्रोसोम ही सबसे पहले जो ओवम की आउटर मेम्ब्रेन में सेल उसको डिसोल्व करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको एक्रोसोम बनाने का काम किसका है, तो आंसर है ये गोल्जी बॉडी ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, पैकेजिंग एंड सीक्रेशन ऑफ। क्लियर। चलिए, अब हम बात करते हैं लाइसोसोम। किसकी बात करेंगे हम, लाइसोसोम की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात, लाइसोसोम की। क्लियर है कि लाइसोसोम क्या होता है, पढ़े भाई लाइसोसोम के बारे में बताओ। अरे पढ़े लाइसोसोम के बारे में, और आज आए नहीं यार, क्या बात है, क्लास क्यों नहीं आ रहे लोग। चलिए, क्लियर। लाइसोसोम, दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल स्ट्रक्चर। लाइसोसोम क्या होते हैं, दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल स्ट्रक्चर, वेसिकुलर, फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी अपरेटस। ठीक है, लाइसोसोम किससे बनता है, तो गोल्जी बॉडी, है ना, किससे, गोल्जी बॉडी। तो लाइसोसोम क्या होता है, याद रखना, सिंपल एक है ना, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होता है, ऐसा बैग लाइक स्ट्रक्चर। एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होता है, जिसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, जल अपघटनीय एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहते हैं, पाए जाते हैं किसके अंदर, लाइसोसोम के अंदर। ठीक है, द आइसोलेटेड लाइसोसोम वेसिकल्स हैव बीन फाउंड इन वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। देखो यहाँ पर अधिकतर जो जल अपघटनीय डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो एक प्रकार से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। जैसे एक प्रकार का हाइड्रोलाइट है ना, लाइपेज है, प्रोटीज है, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे के सारे एंजाइम्स होते हैं एक पीएच पर, लो पीएच 5.5 पीएच पर काम करते हैं। ठीक है, ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच, कितना 5 याद रखना आपको, है ना, कि पीएच 5 पर कार्य करते हैं, मतलब एक प्रकार से एसिडिक मीडियम होता है इसके अंदर। ठीक है, अगर जो भी चीज़ इसके एंजाइम जिस भी चीज़ के ऊपर गिर जाएंगे उसको ख़त्म कर देंगे, तेजाब की तरह। आप समझ लो इसके अंदर तेजाब भरी हुई है। ठीक है,
दीज एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, फिर न्यूक्लिक एसिड है, सबको डाइजेस्ट कर सकते हैं। बाहर से कोई मटेरियल जो अंदर आता है उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं भाई। इसे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर सेल के किसी ऑर्गन पर गिर गया तो उसको मार देगा, खुद की सेल को भी डेथ कर सकता है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। अगर ये अंदर गलती से फूट गया सेल में तो सेल की भी डेथ हो सकती है। इसीलिए क्या बोलते हैं इसे हम, आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ठीक है, लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, सुसाइडल अभी आएगा। विद द एक्सेप्शन ऑफ मैमेलियन आरबीसी, सभी सेल्स के अंदर ये पाया जाता है। आरबीसी को छोड़ देना, तो विद द एक्सेप्शन ऑफ द मैमेलियन आरबीसी दे वर रिपोर्टेड इन द ऑल एनिमल सेल्स, सभी एनिमल सेल्स में पाया जाता है। लाइसोसोम आर द स्फेरिकल, लाइसोसोम्स क्या होते हैं, लाइसोसोम आर द स्फेरिकल बैग लाइक स्ट्रक्चर, कैसा होता है, बैग लाइक होता है। क्या पाए जाते हैं, लाइसोसोम आर फिल्ड विद द 50 डिफरेंट टाइप ऑफ द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ठीक है, एसिड हाइड्रोलाइजेज एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसके अंदर जितनी भी एंजाइम्स होते हैं ना, मैंने आपको बताया लगभग 50 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, उन सभी को मिलाकर बोला जाता है एसिड हाइड्रोलाइजेज। क्या कहते हैं उसे हम, एसिड हाइड्रोलाइजेज। ठीक है, एसिड हाइड्रोलाइजेज एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिड हाइड्रोलाइजेज एंजाइम कहते हैं। क्लियर, चलिए इसे हम आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, आत्महत्या की थैली। इसका काम होता है डाइजेशन करना। ठीक है, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। क्या करना, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, मतलब कोशिका के अंदर कोई अगर बाहर से चीज़ आती है तो उसको खत्म कर देना। तो हेट्रोफैगी या ऑटोफैगी, हेट्रोफैगी का मतलब होता है कि कोई फॉरेन मटेरियल बाहर से आता है तो उसकी, है ना, उसको क्या कर देना, डाइजेस्ट कर देना। ऑटोफैगी का मतलब होता है कि भाई सेल के अंदर कोई वेस्ट मटेरियल है, सेल के अंदर कोई अपशिष्ट पदार्थ है, वेस्ट मटेरियल है, उसको क्या कर देना, उसको डाइजेस्ट कर देना, खत्म कर देना, सेल की सफाई कर दी। या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाके किसी सेल के ऊपर गिर जाएंगे, सेल को खत्म कर देंगे। जैसे मैं आपको बताता है ना, हमारी हड्डियों के, बात समझ में आ रही है, हड्डियों में कभी कभी क्या होता है, बचपन में हड्डियों की लंबाई बढ़ जाती है, लेंथ, तो हम हड्डियों की जो लंबाई बढ़ जाती है कि नहीं, तो उसकी जो है बोन्स को कम कर देते हैं, बोन्स की लेंथ को। या फिर आपने देखा होगा कि जो मेंढक का लार्वा होता है, ठीक है, फ्रॉग जो होता है, फ्रॉग के अंदर टेल नहीं होती, लेकिन मेंढक जो होता है, फ्रॉग का जो लार्वा होता है, जैसे हम टैडपोल कहते हैं, फ्रॉग के लार्वा को हम टैडपोल कहते हैं, उसके अंदर क्या होती है, टेल, पूंछ पाई जाती है। वो पूंछ जो होता है लाइसोसोम का एंजाइम ही हटाता है बाद में चल के, जब वो बड़ा हो जाता है ना, तो लाइसोसोम के एंजाइम पूंछ वाली जगह पे जाके टूट, है ना, फट जाते हैं, लाइसोसोम एंजाइम अगरेंगे। तो लाइसोसोम का कौन सा एंजाइम ये काम करता है कि, है ना, मेंढक का जो लार्वा होता है, फ्रॉग का जो लार्वा होता है, जैसे हम टैडपोल कहते हैं, उस टैडपोल की पूंछ को हटाता है, जिसे कैथेप्सिन कहते हैं। कौन सा एंजाइम है, कैथेप्सिन, समझना। ठीक है, सेलुलर ऑटोलाइसिस का मतलब खुद की सेल को खत्म करना। समटाइम्स लाइसोसोम ऑफ ए सेल बस्ट टू डिसॉल्व ऑल सेल कंप्लीटली, सो लाइसोसोम इज कॉल्ड द, ठीक है, सुसाइडल बैग। लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्यों, क्योंकि अब कभी कभी अपनी सेल को खत्म कर सकता है। ओल्ड सेल आर रिमूव्ड बाय ऑटोलाइसिस, जो पुरानी सेल है ऑटोलाइसिस से खत्म कर दी जाती है। अनवांटेड ऑर्गन ऑफ एम्ब्रो आर डिस्ट्रॉयड बाय द ऑटोलाइसिस, अनवांटेड जो मैंने आपको बताया ऑर्गन्स बन जाते हैं, हड्डियों की लंबाई बढ़ जाती है, उनको खत्म। जैसे कैथेप्सिन एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम डाइजेस्ट द टेल ऑफ फ्रॉग। ठीक है, फ्रॉग मतलब किसमें, टैडपोल, याद रखना, उसे हम टैडपोल कहते हैं, टैडपोल। ठीक है, टैडपोल कौन है, तो फ्रॉग का लार्वा होता है ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोसिस। तो बात समझ में आ गई। ठीक है, कौन सा एंजाइम है, कैथेप्सिन। चलिए आगे बढ़े आप, अरे आगे बढ़े हो। अगला है आप देखो वैक्यूल्स, है ना, लाइसोसोम के बाद क्या है, वैक्यूल्स। ठीक है, अगला क्या है, वैक्यूल्स। क्लियर, लाइसोसोम के बाद अगला स्ट्रक्चर है जिसका नाम है रिक्तिका, वैक्यूल। क्या है भाई, रिक्तिका या वैक्यूल। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं रिक्तिका या वैक्यूल। अब रिक्तिका वैक्यूल जो होता है, ठीक है, रिक्तिका वैक्यूल जो होता है, क्या होता है, द वैक्यूल इन द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस। ठीक है, द वैक्यूल इन द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, क्या होता है, इस प्रकार से एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, है ना, एक इस प्रकार की स्ट्रक्चर होता है। द वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस, इस प्रकार से मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है जो कि साइटोप्लाज्म होता है। आधा ना, अगर हम वॉल्यूम के आधार पर देखें तो सबसे बड़ा है, आयतन के आधार पर सबसे बड़ा स्ट्रक्चर ये होता है ना। प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस को साइड में खिसका देता है, आधे 90% जगह को कवर कर लेता है आयतन के आधार पर, क्योंकि इसके अंदर भरा होता है पानी। क्या होता है, पानी। ठीक है, वाटर, सेल सेप। ठीक है, इसके अंदर जो लिक्विड होता है ना उसको हम सेल सेप कहते हैं, याद रखना। ठीक है, किसके सेल सेप कहते हैं भाई, तो इसके अंदर
किसके अंदर, वैक्यूल्स के अंदर जो है ना, वैक्यूल जो होती है इसके अंदर जो लिक्विड होता है उसे क्या कहते हैं, सेल सेप। ठीक है, तो इस कंटेन वाटर, सेल सेप, कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं या फिर अदर जो मटेरियल होता है कोई काम का नहीं होता, वो सारी चीज़ इसमें भरी होती है। मेन इंपॉर्टेंट वाटर होता है, क्योंकि प्लांट सेल में जो टर्जिडिटी होती है ना, प्लांट सेल जो फूली हुई अवस्था में होती है, टर्जिडिटी कंडीशन, वो पानी के कारण होती है। पानी भरता है इसके अंदर, ठीक है ना, पानी इसी में भरता है, फूलने के बाद जो फूल जाती है सेल, टर्जिडिटी कंडीशन होती है, ड्यू टू द वैक्यूल फिल्ड हो जाती है वाटर से। इन प्लांट सेल वैक्यूल्स ऑक्यूपाई द अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सेल। लिखा है कि कोशिका का लगभग 90% आयतन को घेर लेती है वैक्यूल, क्योंकि भाई सेल के अंदर पानी भरना है कि नहीं, सेल को क्या करना है, टर्जिड कंडीशन में रखना है, ताकि जिससे सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो अच्छे से चलती रहें। तो सेल का 90% जो है आयतन को कवर कौन कर लेता है, वैक्यूल। क्लियर है। चलिए अब आगे बात करते हैं, है ना, इस प्रकार से। अब इसमें चारों तरफ एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है, याद रखना, इसके चारों ओर क्या होती है, सिंगल मेम्ब्रेन। वैक्यूल के चारों ओर एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं इसे हम, टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं, जैसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्लियर है। क्या कहते हैं भाई, जैसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। वैक्यूल के चारों ओर है ना क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जैसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, ये सेंट्रल वैक्यूल, सेल सेप। चलिए बात समझ में आ गई। अब देखो प्लास्टिड, अगर हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट से पहले हम बात करेंगे प्लास्टिड की। किसकी बात करेंगे हम, प्लास्टिड की, है ना। किसकी बात करेंगे, क्लोरोप्लास्ट से पहले प्लास्टिड की बात करेंगे, है ना। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं प्लास्टिड क्या होता है। कि प्लास्टिड आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड यूग्लिन। प्लास्टिड सभी प्लांट सेल, एनिमल सेल में नहीं होगा, याद रखना, एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड नहीं होता। प्लास्टिड आर फाउंड इन द ऑल प्लांट सेल एंड यूग्लिनोड्स, यूग्लिना के अंदर होता है। बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, किसके आधार पर, तो याद रखना कि बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पिगमेंट। ठीक है, किसके आधार पर, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंट ऑफ पिगमेंट, है ना। तो प्रेजेंस ऑफ द पिगमेंट के आधार पर, एब्सेंस है या प्रेजेंट उसके आधार पर, प्लास्टिड क्लासिफाइड इनटू द 3, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरो, क्रोमो, ल्यूको, 3 प्रकार के होते हैं ना। ठीक है, प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, बेस्ड ऑन द पिगमेंट। तो हम पहले नंबर पर बात करेंगे भाई क्लोरोप्लास्ट की। किसकी बात करेंगे, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसके अंदर हरे कलर का, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनोइड्स पिगमेंट विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी एंड एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लियर। किस लिए जरूरी होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होता है। क्लियर है। द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनोइड्स पिगमेंट विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी। भाई क्लोरोफिल ही तो लाइट एनर्जी को लेता है, फोटोसिंथेसिस में सबसे बड़ा रोल इसी का है। दूसरे नंबर का होता है क्लोरोप्लास्ट के बाद क्रोमोप्लास्ट। देखो भाई, जो पंखुड़ियाँ होती है, पेटल्स होती है, फ्लावर का कलर होता है, फ्रूट का जो कलर होता है, ड्यू टू द क्रोमोप्लास्ट, क्योंकि इसी के अंदर पाए जाते हैं एंथोसाइनिन वगैरह जो पिगमेंट होते हैं कि नहीं। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट फैट सोल्यूबल कैरोटीनोइड पिगमेंट्स, है ना, इसके अंदर पाए जाते हैं फैट सोल्यूबल, है ना, पिगमेंट, जैसे कैरोटीन है, जेंथोफिल है और अदर पिगमेंट्स होते हैं, एंथोसाइनिन वगैरह भी पाए जाते हैं। इट गिव्स येलो कलर, देखो इट्स गिव द येलो कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर टू द प्लांट पार्ट। ठीक है, मेनली जो पेरिकार्प होती है, फल वित्ती, भाई मैंगो का फल आप देखो ऑरेंज कलर का रहता है कि नहीं, ठीक है, रहता है कि पकने के बाद। तो जो पेरिकार्प है, फल वित्ती, मीन फ्रूट का जो कलर होता है, ठीक है, पेटल्स, पंखुड़ियों का जो कलर होता है, अलग अलग फ्लावर अलग अलग कलर के होते हैं, ड्यू टू द क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट के कारण ऐसा होता है। ठीक है ना। चलिए, मेनली फैट सोल्यूबल होते हैं, क्या होते हैं, फैट सोल्यूबल। तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। तीसरा क्या होता है भाई, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में कोई पिगमेंट नहीं आता, याद रखना, पिगमेंट लेस होता है। क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट में कोई भी पिगमेंट नहीं पाया जाता। ठीक है ना, ल्यूकोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट एब्सेंट। क्या भाई, पिगमेंट एब्सेंट। क्या होता है, पिगमेंट एब्सेंट होता है। तो ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस होगा। अरे होगा भाई कलरलेस, क्योंकि पिगमेंट है नहीं है तो क्या होगा, कलरलेस होगा। बिल्कुल, अगर कोई पिगमेंट होता तो कलरफुल होता, तो पिगमेंट है नहीं है तो क्या होगा, कलरलेस होगा। अगर कलरलेस होता है प्लास्टिड, तो ये अलग अलग होता है, ये इसका काम होता है स्टोरेज करना। ठीक है, क्या करना,
अलग अलग शेप एंड साइज का विद स्टोर्ड न्यूट्रिएंट, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स का कुछ जो होता है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट का स्टोरेज करता है। यही आपसे पूछते हैं कि जैसे एमाइलोप्लास्ट, ठीक है, स्टोर कार्बोहाइड्रेट। जब ल्यूकोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट का या स्टार्च का स्टोरेज करता है, जब ल्यूकोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का स्टोरेज करता है, जब ल्यूकोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का स्टोरेज करता है तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे एमाइलोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एमाइलोप्लास्ट। जब ये प्रोटीन का स्टोरेज करता है तो इसे कहते हैं एलिरोप्लास्ट। एमाइलो, एलिरो। और तीसरा होता है जब ये फैट या ऑयल का करता है, ऑयल एंड फैट का स्टोरेज करता है तो इसे कहते हैं एलियोप्लास्ट। क्या कहते हैं भाई इसे हम? एलियोप्लास्ट, है ना, एलियोप्लास्ट कहते हैं। 3 प्रकार का होता है एमाइलोप्लास्ट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज करता है। एलियोप्लास्ट प्रोटीन का करता है, एलियोप्लास्ट ऑयल एंड फैट का करता है, ऑयल एंड फैट। क्लियर है? तो डिफरेंट टाइप ऑफ द प्लास्टिड ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर, एक प्लास्टिड के दूसरे में, मीन्स क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में बदल सकते हैं, ऐसे अलग अलग एक दूसरे में बदल सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो 3 प्रकार के होते हैं। क्लियर है? एक होता है अपना क्लोरोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट। चलिए, इस प्रकार से बदल सकते हैं एक दूसरे में ना। इनका जो पहला ओरिजिन होता है प्रोप्लास्टिड बनता है, प्रोप्लास्टिड से फिर आगे चल के एमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट जैसे अलग अलग बन जाते हैं, है ना। चलिए, अब बात करते हैं हम क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि हम प्लांट के अंदर तो जनरली क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? क्लोरोप्लास्ट की, हाँ या ना। चलिए, क्लोरोप्लास्ट, है ना। तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखो, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है डबल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है डबल मेम्ब्रेन। ये इनर आउटर मेम्ब्रेन दिख रही होगी, आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच का स्पेस होता है ये वाला, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन। याद रखना, क्लोरोप्लास्ट के चारों ओर डबल मेम्ब्रेन होती है। क्लोरोप्लास्ट के चारों ओर क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट के चारों ओर क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है जिसे हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या कहते हैं? दोनों के बीच वाले को स्पेस को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। ठीक है, अब मोस्ट इंपोर्टेंट देखो, ये है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? देखो ये, ठीक है, ग्रेना, देखा, ग्रेना। एक सिंगल को क्या कहते हैं? थाइलेकोइड। एक सिंगल को क्या बोलते हैं? थाइलेकोइड। और मैं आपको डायग्राम कुछ दिन पहले शायद फोटोसिंथेसिस के अंदर ही मैं आपको पढ़ाया था। अरे पढ़ाया था फोटोसिंथेसिस के अंदर, हाँ या ना? ठीक है, अरे फोटोसिंथेसिस में कुछ ऐसा पढ़ाया था, देखो ऐसा कि डबल मेम्ब्रेन होता है, हाँ या ना? ऐसा पढ़ाया था कि डबल मेम्ब्रेन होता है, ये होता है थाइलेकोइड, है ना। ऐसे मेम्ब्रेन सेक लाइक स्ट्रक्चर थाइलेकोइड होता है। ठीक है, तो 2 थाइलेकोइड है ना, या 2 ग्रेना आपस में किससे जुड़े होते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, ग्रेना थाइलेकोइड, ग्रेना थाइलेकोइड या स्ट्रोमा थाइलेकोइड जिसे हम कहते हैं, सॉरी स्ट्रोमा थाइलेकोइड कहते हैं इसे, है ना। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। 2 थाइलेकोइड आपस में जिससे जुड़ते हैं स्ट्रोमा थाइलेकोइड, है ना। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा थाइलेकोइड, ये स्ट्रोमा लैमेली, ठीक है, स्ट्रोमा लैमेली, लैमेली या फ्रेड चैनल, ठीक है, या फ्रेड चैनल, ठीक है, इसे हम कहते हैं। इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसे, है ना, स्ट्रोमा कहते हैं, स्ट्रोमा। यहाँ पर क्या होता है? 70S राइबोसोम, याद रखना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर 70S राइबोसोम होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर 70S राइबोसोम होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर डीएनए पाया जाता है। क्या होता है? डीएनए, ठीक, इसके अंदर डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। ये एक थाइलेकोइड होता है। क्या होता है? एक सिंगल को थाइलेकोइड कहते हैं ना, और थाइलेकोइड का जो ढेर होता है पूरा, जैसे हम ग्रेना कहते हैं, ग्रेना थाइलेकोइड, है ना, ग्रेना या ग्रेनम कहते हैं। क्लियर है? ये देखो, क्लोरोप्लास्ट जो होता है नंबर शेप साइज ऑफ, देखो क्लोरोप्लास्ट जो होता है, मेजोरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स फाउंड इन द म्यूजोफिल सेल। जनरली कहाँ आपको मिलेगा? म्यूजोफिल सेल के अंदर, ठीक है। नंबर ऑफ वेरीज फ्रॉम द पर वन, है ना, एक सेल के अंदर एक क्लोरोप्लास्ट होता है, एक से ज़्यादा क्लेमाइडोमोनास के अंदर। नॉर्मली प्लांट की म्यूजोफिल सेल में 20 से लेकर 40 क्लोरोप्लास्ट होते हैं। एक म्यूजोफिल सेल के अंदर नॉर्मली 20 से लेकर 40 क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है। ये अलग अलग शेप का होता है, लेंस शेप, ओवल शेप, स्पेरिकल शेप, डिस्कोइडल शेप, ड्रिबन शेप, अलग अलग सेल में अलग अलग होता है।
इसकी जो लेंथ होती है, लेंथ वो 5 से लेकर 10 माइक्रोमीटर होती है। लेंथ जो होती है 5 से लेकर 10 माइक्रोमीटर होती है। विड्थ जो होती है 2 से लेकर 4, विड्थ जो होती है 2 से लेकर 4 माइक्रोमीटर होती है। लेंथ जो होती है 5 से लेकर 10 माइक्रोमीटर होती है। ठीक है, लेंथ 5 से लेकर 10, विड्थ 2 से लेकर 4 होती है ना, लंबाई चौड़ाई। चलिए अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होता है कि नहीं? क्लोरोप्लास्ट होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, कैसा होता है? क्लोरोप्लास्ट इज द डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होता है। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन, इसको ल्यूमेन सॉरी स्ट्रोमा। अरे अंदर वाला जो लिक्विड नहीं होता, अभी मैंने आपको डायग्राम में बताया, इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाला, उसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? स्ट्रोमा। ठीक है, इन द स्ट्रोमा ए नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज फ्लैटेंड, मैंने आपको बताया कि मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे हम क्या कहते हैं? थाइलेकोइड। ठीक है, इन द स्ट्रोमा ए नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक आर प्रेजेंट इज कॉल्ड द थाइलेकोइड, जैसे हम क्या कहते हैं? थाइलेकोइड कहते हैं। ठीक है, जैसे हम थाइलेकोइड कहते हैं सिंगल को, और जो पूरा थाइलेकोइड का ढेर होता है, एक के ऊपर एक है ना, पिलर जैसा, अपन सिक्के रख देते कि नहीं, तो द थाइलेकोइड्स आर अरेंज इन द स्टिक लाइक पिलर ऑफ द कॉइन्स, पाइल्स ऑफ द कॉइन्स, इज कॉल्ड ग्रेना या ग्रेनम कहते हैं, और या इंटरग्रेनम थाइलेकोइड कहते हैं, है ना, एक के बाद एक ऊपर जो रखा रहता है ना थाइलेकोइड, ऐसा ऐसा। ठीक है, चलिए इसे हम कहते हैं ग्रेना थाइलेकोइड। अब जो ग्रेना थाइलेकोइड या थाइलेकोइड होता है ना, इसी पर पाए जाते हैं, याद रखो, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होते हैं कि नहीं। अरे भाई जो जिन्हें हम क्रोमेटोफोर्स कहते हैं, क्वांटासोम सॉरी क्या कहते हैं? क्वांटासोम वगैरह कहते हैं कि नहीं, क्वांटासोम। तो यहाँ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होते हैं ना, जिन्हें हम क्या कहते हैं? क्वांटासोम। तो ये क्वांटासोम यहीं पर पाए जाते हैं, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पर। ईच क्लोरोप्लास्ट कंटेन, हर क्लोरोप्लास्ट में 20 से लेकर है ना कितने 100 ग्रेनम होते हैं। हर क्लोरोप्लास्ट में 20 से लेकर 100 ग्रेना होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। स्ट्रोमा लैमेली और फ्रेट चैनल क्या है? स्ट्रोमा लैमेली और फ्रेट चैनल, स्ट्रोमा लैमेली और फ्रेट चैनल क्या होता है? दो थाइलेकोइड को जोड़ने वाला, मैंने आपको बताया, दो थाइलेकोइड को, दो ग्रेना को जोड़ने वाले स्ट्रक्चर को स्ट्रोमा लैमेली, फ्रेट चैनल या स्ट्रोमा थाइलेकोइड आर द फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स कनेक्टिंग द थाइलेकोइड ऑफ द डिफरेंट ग्रेना। अरे दो ग्रेना को जोड़ने वाली संरचना दी वाले स्ट्रोमा थाइलेकोइड, स्ट्रोमा लैमेली या फ्रेट चैनल जैसे हम कहते हैं। क्लियर है? चलिए, द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलेकोइड्स इनक्लोज विद स्पेस, जो थाइलेकोइड की अंदर का होता है ना, ये थाइलेकोइड ऐसा है ना सिंगल, जिसके अंदर की जो मेम्ब्रेन है इसे हम कहते हैं लूमेन। क्या कहते हैं इसे? हम लूमेन कहते हैं। अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है ना, उसे क्या कहते हैं भाई? लूमेन कहते हैं। ठीक है, उसे हम लूमेन कहते हैं। क्लोरोफिल आर प्रेजेंट इन द थाइलेकोइड, भाई ये जो क्लोरोफिल मैंने आपको बताया ना, डिफरेंट पिगमेंट जो होते हैं, क्लोरोफिल है, कैरोटीनॉइड है, ज़ैंथोफिल है, डिफरेंट टाइप के जो फाइकोबिलिन्स होते हैं, ये सब कहाँ होता है? थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पर। कहाँ पाए जाते हैं? थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ होते हैं? थाइलेकोइड मेम्ब्रेन पर, जिन्हें हम कहते हैं क्वांटासोम। ये टर्म दी थी पार्क एंड विगिंस ने, है ना, क्या कहते हैं? पार्क एंड विगिंस। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि फोटोसिंथेटिक फंक्शनल यूनिट लोकेटेड इन द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन कंटेंट अबाउट 250 से लेके 400 मॉलिक्यूल्स ऑफ द वेरियस पिगमेंट, जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल, उसे कहते हैं क्वांटासोम। मतलब जो पिगमेंट होते हैं थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पर, उनके ग्रुप को क्या कहते हैं? क्वांटासोम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटासोम। और क्वांटासोम टर्म इज गिवन बाय पार्क एंड विगिंस। ठीक है, पार्क एंड विगिंस के द्वारा। ठीक है, पार्क एंड विगिंस के द्वारा क्वांटासोम टर्म दी है ना, पार्क एंड विगिंस ने ये टर्म दी है क्वांटासोम। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन, अब देखो स्ट्रोमा में पाए जाएंगे डार्क रिएक्शन के एंजाइम। भाई क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो डार्क रिएक्शन चलती है कि नहीं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो डार्क रिएक्शन चलती है वो स्ट्रोमा में चलती है, हाँ है ना, बिल्कुल। द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम फॉर द, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज बनाने के। डार्क रिएक्शन कैल्विन साइकिल के एंजाइम होते हैं। डार्क रिएक्शन के अंदर ही क्या होता है? ग्लूकोज, जिसे हम कैल्विन साइकिल कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस होता है। सारे एंजाइम कहाँ होंगे? स्ट्रोमा के अंदर, हाँ है ना, एंजाइम ऑफ द कैल्विन साइकिल डार्क रिएक्शन के अंदर। यहीं पर प्रोटीन सिंथेसिस होगा क्योंकि राइबोसोम यहीं पर है 70S। स्ट्रोमा कंटेन द स्मॉल डबल स्टैंडर्ड डीएनए, याद रखना भाई, क्लोरोप्लास्ट के अंदर डीएनए होता है। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, तीन ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनके अंदर डीएनए होता है खुद का। मेन डीएनए तो न्यूक्लियस होता है, इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए होता है, खुद का आरएनए होता है। इसलिए इन सेल ऑर्गेनल्स को हम सेमी ऑटोनोमस कहते हैं। इन सेल ऑर्गेनल्स को हम क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं।
द राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर 70s होता है, ठीक है, जबकि साइटोप्लाज्म में कितना होता है 80s। भाई इसके यहाँ पर जो है ना 70s होता है ना, और बाहर सेल के अंदर तो 80s होता है। प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में तो 80s होता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में 70s होता है। तो भाई राइबोसोम होता है खुद का डीएनए होता है, तो अपने लिए खुद एंजाइम कुछ बना लेते हैं, डी है ना, न्यूक्लियस के ऊपर कम डिपेंड करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस की सारी सेल को चलाता कौन है, डायरेक्टर कौन होता है, न्यूक्लियस होता है। लेकिन ये जो होता है क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया, ये अपने लिए कुछ आवश्यक एंजाइम और प्रोटीन खुद बना लेते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस। जैसे कुछ कॉलेज नहीं होते, आपने सुना होगा अर्ध सरकारी कॉलेज, सेमी ऑटोनोमस गवर्नमेंट कॉलेज, अरे सुना होगा आपने कभी कभी कि सेमी ऑटोनोमस कॉलेज, सेमी ऑटोनोमस, ऑटोनोमस नहीं, ऑटोनोमस होता है पूर्ण स्वायत्त खुद की, है ना, एक होता है सेमी ऑटोनोमस कॉलेज, अर्ध सरकारी कॉलेज, सुने कि भाई गवर्नमेंट फंडेड होते हैं कि नहीं, सेमी ऑटोनोमस, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों मिलकर चलाते हैं वो, ऐसा। तो क्लोरोप्लास्ट इधर लिखा है सेमी ऑटोनोमस है ना, ये पूरी तरह ऑटोनोमस नहीं है भाई, कुछ तो डिपेंड करेगा न्यूक्लियस के ऊपर, लेकिन कुछ नहीं करता, तो सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स है, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस मेन काम क्या है, फंक्शन फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट द लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है, जिसको केमिकल एनर्जी या ग्लूकोज में बदल देता है, मेन काम तो भाई प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस ही। फॉर्मेशन, भाई नया क्लोरोप्लास्ट पुराने प्रोलोप्लास्ट बनता है, ठीक है, सिंपल। भाई बाइनरी फिजन से प्रोप्लास्टेड है ना, फ्रॉम द प्रोप्लास्टेड, या फिर बाइनरी फिजन हो जाएगा, बीच में से टूट के दो बन जाएंगे, ऐसे बनता है। तो बताइए यहाँ तक क्लियर है प्लास्टेड के बारे में, क्लोरोप्लास्टेड के बारे में जानकारी क्लियर। चलिए अब आगे बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो डबल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया खुद डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। देखो ये इस तरह होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है मोस्ट, है ना, अच्छी, मतलब इसी से सारे क्वेश्चन आते हैं इनर मेम्ब्रेन से। माइटोकॉन्ड्रिया इस प्रकार होता है ना, चलिए माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया होता है डबल मेम्ब्रेन, ठीक है, ऐसा होती है। इनर मेम्ब्रेन कुछ इस प्रकार फोल्डेड होती है ना, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन कुछ इस प्रकार फोल्डेड होती है, क्या होती है, इनर मेम्ब्रेन कुछ इस प्रकार फोल्डेड होती है। अब इनर मेम्ब्रेन यहाँ पर है ना, कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर होते हैं, फिंगर जैसे, आपने अगर देखा होगा ना, फिंगर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। ये जो फिंगर जैसे, इन्हें तो हम कहते हैं क्रस्टी, ये जो उंगली जैसे देख रहे हैं आपको, ये उंगली जैसी, ये देखो ये उंगली जैसी स्ट्रक्चर, ये तो क्रस्टी है। इस क्रस्टी के ऊपर जो है ना, ये पाया जाता है ऑक्सीसोम पार्टिकल, जो सफ़ेद सफ़ेद में आपको बना रहा हूँ, ये है ऑक्सीसोम F1 F0 पार्टिकल, हेड होता है ये F1, ठीक है, ये इसी को तो हम कहते हैं क्रस्टी। ये जो फिंगर जैसा स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा, ये है क्रस्टी, है ना। ये इनर मेम्ब्रेन फोल्ड हो जाती है, ये इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये होती है वाइट वाली आउटर मेम्ब्रेन, वाइट वाली क्या होती है, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। वाइट वाली होती है आउटर, इनर, क्लियर है। आउटर इनर मेम्ब्रेन जो है, इसके बीच में जो लिक्विड भरा होता है, इसे कहते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। दोनों के बीच का जो स्पेस होता है, इसे कहते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, क्या कहते हैं भाई, इसे हम पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, बात समझ में आ गई। क्रस्टी, ये जो है F1 F0 पार्टिकल है ना, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीसोम, याद रखना, ऑक्सीसोम हेड या ऑक्सीसोम पार्टिकल, है ना, या F1 F0 पार्टिकल कहते हैं जिसे हम, F1 F0 पार्टिकल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स होती है, यहाँ पर है ना 70s राइबोसोम भी होते हैं, याद रखना 70s राइबोसोम, ठीक है, 70s राइबोसोम भी होते हैं। इसके बाद यहाँ पर डीएनए भी होता है खुद का, यहाँ पर लिख लेते हैं अपन, एक डीएनए भी होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, ऐसा होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, दोनों आउटर इनर मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन है ना, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना लेती थी, जिसे हम क्रस्टी कहते हैं। इस पर कुछ रहता है, ऐसे होते हैं फिंगर, ये देख रहे हैं आपको, ये स्ट्रक्चर, इन्हें कहते हैं ऑक्सीसोम हेड। यहाँ पर 70s राइबोसोम होते हैं, ये सारी चीज़ें। देखो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, नंबर अगर आपसे पूछें कि एक सेल में कितने, तो माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ, किस पर डिपेंड करता है,
माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड्स अपॉन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया का प्रेजेंट होना डिपेंड करता है कोशिका की एक्टिविटी पर। जो सेल जितनी ज़्यादा एक्टिव होगी उस सेल के अंदर एनर्जी रिक्वायरमेंट उतनी ज़्यादा होगी, एटीपी उतना ज़्यादा चाहिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी उतनी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। ऑल द माइटोकॉन्ड्रियल प्रेजेंट इन सेल, एक सेल के अंदर जितनी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जिन्हें हम कॉन्ड्रियोम कहते हैं, क्या कहते हैं एक साथ, कॉन्ड्रियोम। यूजुअली प्लांट सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है और एनिमल सेल में ज़्यादा होती है, ठीक है। एनिमल सेल के अंदर भी मसल्स है ना, याद रखना, जो वर्ड्स की मसल्स होती हैं, फ्लाइट मसल्स, पंख उड़ने वाली जो मसल्स होती है कि नहीं, उनके अंदर ज़्यादा, क्योंकि पक्षी बहुत है ना, हज़ारों किलोमीटर तक लगातार उड़ जाता है। अरे बहुत, आप देखो साइबेरिया क्रेन यहाँ से है ना, साइबेरिया से उड़ के, ठीक है, कहाँ, तो राजस्थान के हैं, भरतपुर तक आ जाता है। आपने नाम सुना होगा साइबेरियन क्रेन नाम का पक्षी जो है, साइबेरिया से, रूस का एरिया, वहाँ से हज़ारों किलोमीटर पार करते हुए कहाँ जाता है, इंडिया, भरतपुर आता है कि नहीं। बहुत सारे विदेशी पक्षी इंडिया में आते हैं। तो भाई लड़ने के लिए है ना, सॉरी उड़ने के लिए क्या चाहिए, लगातार एनर्जी चाहिए ना, फ्लाइट मसल्स जो होती है पंखों की, उसमें बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया, ताकि लगातार उड़ सके थके बिना, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं डिफरेंट साइज एंड शेप के होते हैं, जनरली है ना सिलेंड्रिकल होते हैं, सिलेंड्रिकल या सोसेज शेप्ड कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जनरली कैसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप्ड या, अच्छा ताकत कहाँ से आती है, खाना खाते रहते हैं रास्ते में, और आते हैं भैया, ठीक है, रास्ते में भोजन करते हुए। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो, देखो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, एटीपी मिल कहते हैं, सेल विद इन सेल, मतलब कोशिका के अंदर कोशिका, ठीक है। कोशिका का सबसे बिजी सेल ऑर्गेनल होता है, सबसे ज़्यादा है ना, मोस्ट बिजी एंड एक्टिव सेल ऑर्गेनल इन द सेल, ठीक है। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल होता है, क्या होता है, सेमी ऑटोनोमस होता है, ठीक है। मोस्ट बिजी एंड है ना एक्टिव सेल ऑर्गेनल होता है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स होता है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो मैंने आपको बता दिया, डबल मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। दोनों के बीच में एक्वेस होता है ना, आउटर कंपार्टमेंट, इनर कंपार्टमेंट है ना, इनर कंपार्टमेंट जो बनाता है मैट्रिक्स, ठीक है। दोनों के बीच का जो स्पेस होता है जिसे हम कहते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम कहते हैं क्रस्टी, इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड टू फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्रस्टी, ठीक है। मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया जितना ज़्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा उसके अंदर क्रस्टी उतने ही ज़्यादा मिलते हैं, क्रस्टी उतने ही ज़्यादा होते हैं, हायर इन क्रस्टी, क्लियर है। चलिए, इस प्रकार से होगा, ये आपको मैंने बता दिया कि नहीं, ये दिख रहा है आपको ये। चलिए, अब देखो है ना, क्रस्टी मैनी इलेक्ट्रॉन कैरियर, भाई ईटीएस, अरे मैंने आपको पहले पढ़ाया है रेस्पिरेशन के अंदर ईटीएस, ईटीएस कहाँ चलते हैं, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसके अंदर डिफरेंट साइटोक्रोम कहाँ होते हैं, C1b, ठीक है, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम ए, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के जो है ना साइटोक्रोम होते हैं, ईटीएस रेस्पिरेशन की कहाँ चलती है, इनर मेम्ब्रेन पर, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन इज स्टफ्ड, ठीक है, इसके अंदर धसे रहते हैं विद पिन हेड पार्टिकल्स, इट्स कॉल्ड द ऑक्सीसोम, मैंने आपको बताया ऑक्सीसोम, एलिमेंट्री पार्टिकल या F1 F0 पार्टिकल, बताया ना आपको कि इनर मेम्ब्रेन पर ऐसे धसे रहते हैं जिन्हें हम ऑक्सीसोम या एलिमेंट्री पार्टिकल या F1 F0 पार्टिकल कहते हैं। जो F1 F0 पार्टिकल या ऑक्सीसोम फर्नांडिस मोरोन के द्वारा दिया गया था। इनका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, एटीपी एक्चुअली यही बनता है, ठीक है ना। हेड ऑफ ऑक्सीसोम F1 इज है ना, किससे रिलेटेड होता है, ऑक्सीसोम, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, मतलब एटीपी बनता है यहीं पर, याद रखना। माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में क्या चलता है, क्रेब्स साइकिल, याद करो रेस्पिरेशन की क्रेब्स साइकिल, जिसमें 24 एटीपी बनते हैं ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से, तो यहीं पर चलती है क्रेब्स साइकिल, कहाँ चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर चलती है, क्लियर है। चलिए, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बिसाइड दिस एंजाइम मैट्रिक्स हैव द कंप्लीट प्रोटीन, खुद का प्रोटीन बना लेते हैं, राइबोसोम होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है, इसलिए इसे हम सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल कहते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एक एरोबिक रेस्पिरेशन चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चलता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एटीपी प्रोडक्शन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज डिस्कवर्ड बाय कोलिंकर, अगर कभी ऑप्शन में कोलिंकर नहीं आए तो अल्टमैन, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज डिस्कवर्ड बाय कोलिंकर या फिर अल्टमैन, क्लियर है। माइटोकॉन्ड्रिया टर्म इज गिवन बाय सी बेंडा, तो बताइए यहाँ तक क्लियर है, माइटोकॉन्ड्रिया टर्म इज गिवन बाय सी बेंडा, ठीक है। चलिए, क्लियर है यहाँ तक सभी को, बताएं, अरे हाँ है ना।
चलिए, है ना, नेक्स्ट क्लास के अंदर यहाँ से पढ़ेंगे राइबोसोम से। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ या ना? क्या समझ में आ रहा है क्या?